नमस्कार, मुंबई के प्रभादेवी इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत करते हैं हम एनसीबी की खबर के साथ ही, क्योंकि शुक्रवार के दिन अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की ओर से दिए गए क्लीन चिट के बाद अब एक बार फिर से एनसीबी सवालों के घेरे में है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में खराब जाँच करने के कारण उस समय के जो अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्स करेक्शन होगा, बिकॉज दैट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनल एजेंसी। हम लोगों को इसमें मानने में कहाँ सोचने की जरूरत है। हम लोगों को वी शुड लुक इनटू आवर ओन वर्किंग एज मच एज वी लुक इनटू द क्रिमिनल्स एंड द नेटवर्क्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में भी कोर्स करेक्शन करने की बात एनसीबी के ही डीजी एसएन प्रधान कर रहे हैं। ये बयान शुक्रवार को तब आया जब कॉर्डिलिया क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, जबकि शुरुआती दिनों में मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने इस मामले में आर्यन खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 2 अक्टूबर को आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी और उसी के आधार पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया था। अब एनसीबी के अधिकारी कहते हैं ऐसे छोटे मोटे ड्रग पेडलर के मामले सुलझाना एनसीबी का काम नहीं है। इस देश को ड्रग के मेनेस से, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, ऑर्गेनाइज क्राइम के एंगल से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो हमारा काम है एज अ फेडरल एजेंसी, न कि छोट भैया केसेस के पीछे भागना। आर्यन खान के मामले में पहले दिन से ही एनसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब एनसीबी की आंतरिक जांच में पाया गया है कि आर्यन खान को जांच में फंसाने के लिए समीर वानखेड़े को प्रेरित किया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। कॉर्डिलिया क्रूज में हुई कार्रवाई के समय एनसीबी अधिकारियों के अलावा आरोपियों को मनीष भानुशाली और केपी गोसावी एनसीबी दफ्तर ले गए थे। मनीष भानुशाली बीजेपी नेता हैं और केपी गोसावी प्राइवेट डिटेक्टिव। आखिर ये आरोपियों को एनसीबी दफ्तर क्यों ले गए? क्रूज पर छापेमारी की रात कुल 11 लोग हिरासत में लाए गए थे। बाद में ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ दिया गया, जिस पर भी सवाल उठे थे। ऋषभ सचदेवा बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार हैं। एनसीबी के गवाह और केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर साहिल ने कहा था कि उनसे एनसीबी अधिकारियों ने कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे। साथ ही उसने केपी गोसावी को इस पूरे मामले में शाहरुख खान से 18 करोड़ रुपए की मांग करने की योजना बनाते हुए सुनने का दावा किया था। बाद में समीर वानखेड़े के खुद के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठने लगे। आर्यन खान को मिली छूट के बाद अब एनसीबी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी में व्हाट्सएप चैट को पहले एक अहम सबूत माना गया था। अब एनसीबी के अधिकारी ही कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल मुख्य सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता। जो भी व्हाट्सएप चैट्स उनके वहाँ पे आए, वो आर्यन खान को इस केस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग्स में ये कहा है कि व्हाट्सएप चैट कैनॉट बी प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस। एट बेस्ट वो कोरॉबरेटिव एविडेंस हो सकता है। ऐसे कोई प्रमाण उस व्हाट्सएप चैट में नहीं मिले जो आर्यन खान को इस केस के साथ संपर्क करते हैं। पिछले 2 सालों में मुंबई एनसीबी का ये दफ्तर कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन शुक्रवार के दिन आर्यन खान को मिली राहत के बाद अब एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब अधिकारी भले ही कोर्स करेक्शन की बात करें, लेकिन केवल एक अधिकारी की वजह से एनसीबी के सामने अपनी छवि और विश्वसनीयता दोनों को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चिंतन मनन करते हुए नजर आ रही हैं। राज्यसभा के लिए कुल 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई तक नामांकन भरना है। सत्ताधारी बीजेपी के 25 जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा 11 सीटें यूपी से हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार तय कर लिए हैं।
ये उम्मीदवार हैं संत बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी। संत बलबीर सिंह सीचेवाल नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए जाने जाते हैं और विक्रमजीत साहनी अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और अकाली दल के बलविंदर सिंह भूदड़ का राज्यसभा कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ 30 मई को राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। आज एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के शुक्रगुजार हैं। जयंत, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब राज्यसभा जा रहे हैं 2014 के बाद, अब रिप्रेजेंटेशन होगा राष्ट्रीय लोकदल का, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है, एक अवसर प्रदान किया है और अखिलेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी वो संख्या नहीं बन पाई जो हम चाहते थे। लखनऊ में सारी सरकार बनाना चाहते थे, पुरजोर कोशिश की हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा जी जान लगा के मेहनत की। नतीजे उस तरह से नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद अब राज्यसभा में एक प्रतिनिधि के तौर पर जो मेरा चुनाव हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अवसर मेरे लिए है। हमने कोई एक राज्यसभा सीट के लिए समझौता नहीं किया था, इसलिए किया था कि हम दोनों में एक आपस पे एक विश्वास है और वो विश्वास कायम रहेगा। तो बड़ा अवसर है, लेकिन ऐसा नहीं कोई कि यही इशू था कि मैंने जिद पकड़ी हुई थी या ये कहीं हमारे बीच अड़चन बन रहा था, ऐसा नहीं। कब आप जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? 30 तारीख की सुबह, क्योंकि 29 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम है। कल चौधरी चरण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि है। सुबह हवन होगा और उसके बाद सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन पर हो रहा है। तो ये कार्यक्रम करने के बाद ही मैं लखनऊ जाऊंगा 30 तारीख को सुबह। बहुत लोग ये कह रहे थे जब राज्यसभा चुनाव की बात आ रही थी, और कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया होगा अखिलेश जी को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जयंत जी चले जाएंगे, आप उनको राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे भेजोगे राज्यसभा। अब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही जा रहे हैं, सब आपको समर्थन कर रही है, तो जयंत जी फिर चले जाएंगे बीजेपी के साथ। क्यों ये बार बार विधानसभा चुनाव से पहले के जयंत जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, राज्यसभा के समक्ष भी जयंत जी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्यों ये चर्चा शुरू हो जाती है? ये लोग अपना तड़का लगाते हैं, अपना हिसाब बैठाते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते। और मैं जिस वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, पिछले इतने सालों से हम लोग विपक्ष में आए, कोई आफत नहीं आई, लगातार उसी रास्ते पे हम चलते आए। तो जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो इस तरह के सवाल नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमा ए हिंद की विशाल सभा हुई। इस सभा के दौरान और उसके बाद मौलाना महमूद मदनी बोलते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है। ऐसे में मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी अफसोसजनक हैं। जो इस देश की चिंता करने वाले लोग हैं, उन्हें इसे संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला माहौल है, उसे खत्म करना होगा। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं। दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मौका नहीं है मायूसी। हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और हम कमजोर लोग हैं, और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर लेगा। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली है। इसमें नेता से लेकर धर्मगुरु तक शामिल हैं। इन सभी की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से वापस ली गई है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, गायक सिद्धू मूसेवाला और अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह ढिल्लों सुरक्षा वापस लिए जाने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। और अब बात एनडीटीवी को मिले सम्मान की। WCR CINT में एनडीटीवी की बड़ी जीत हुई है। एनडीटीवी 24/7 को भारत के सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी चैनल का सम्मान मिला है। श्रीनिवासन जैन को सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी न्यूज़ एंकर का सम्मान मिला और एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह को भारत की सबसे भरोसेमंद लीडर का सम्मान मिला।
NDTV 24/7 is home to some of the country's best television journalists and producers. Together they prove every day that nothing matters more to them. Mr. Srinivasan Jain is an Indian journalist working for NDTV 24/7. He is currently the channel's group editor. Ms. Suparna Singh, President NDTV Group. She is part of a team of 1,000 outstanding television and online journalists. As President of the NDTV Group, she has led the company's financial turnaround and strengthened its brand equity among viewers, advertisers and business partners. She is the first woman in India to head a large and reputed television and digital news brand. Wow. Wonderful to have you. Thank you so much, ma'am. तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।